हेलो स्टूडेंट्स, हाय, वेलकम बैक टू माय चैनल लर्निंग विद दिव्या। आज हम बाल विकास में बात करेंगे स्टूडेंट्स स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की, विकास की अवस्थाओं की, अर्थात प्री नेटल डेवलपमेंट एंड पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। गर्भावस्था का समय और गर्भावस्था के बाद का समय। प्री नेटल डेवलपमेंट आपके प्रेगनेंसी पीरियड को ही बोलते हैं और जब बच्चा जन्म ले लेता है उसके बाद का समय आपके पोस्ट नेटल डेवलपमेंट कहलाता है, मतलब गर्भावस्था के बाद का समय। क्लियर है? तो इन दोनों टॉपिक्स को आज हम अच्छे से क्लियर करेंगे और एक एक स्टेजेस की कैरेक्टरिस्टिक्स, विशेषताओं के बारे में मैं आपको बताऊंगी। और भी कुछ चीज़ें मैंने ऐड करी हैं, तो इन सब को हम जो है आज डिस्कस कर लेते हैं। फिर इसके बाद जो आपको वीडियो मिलेगा वो क्वेश्चन आंसर्स का मिलेगा। जो भी कुछ बच गया है बाल विकास में वो मैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू आपको क्लियर करा दूंगी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। हम जब भी विकास की बात करते हैं तो विकास को हम दो प्रकार से बांट देते हैं, विकास की अवस्थाओं को, स्टेजेस को। हमें पता है कोई भी मनुष्य कैसे पैदा होता है, जब फीमेल का ओवम और मेल का स्पर्म आपस में मेट करते हैं, उन दोनों के मेटिंग से क्या बनता है, उन दोनों के न्यूक्लियस के आपस में फ्यूज होने से क्या बनता है, एक जाइगोट बनता है। जाइगोट, उसको हम 0 डे से काउंट करते हैं, है ना। फिर 9 मंथ की प्रेगनेंसी होती है, 280 डेज की प्रेगनेंसी होती है, 10 ल्यूनर मास की प्रेगनेंसी होती है, जिसको आप बोलते हैं 37 to 40 वीक्स की प्रेगनेंसी होती है। अलग अलग तरीके से आप याद रखिएगा, दिन, महीने और वीक पूछे जाते हैं आपसे एग्जाम में। तो उसी को हम बोलते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट। और फिर आता है आपके पोस्ट नेटल डेवलपमेंट। जब बच्चा लेबर हो जाता है, बच्चे की डिलीवरी हो जाती है, बच्चा बाहर आ जाता है, तब फिर कितनी सारी पीरियड्स आते हैं। इन्फेंसी आता है, चाइल्डहुड आता है, एडोलेसेंस आता है, अडल्टहुड आता है, ओल्ड एज आती है। ये मानव का विकास है। लेकिन जब हम बाल विकास की बात करेंगे तो हम सिर्फ एडोलेसेंस तक की बात करेंगे। क्लियर है स्टूडेंट? चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले प्री नेटल डेवलपमेंट आप देख लीजिए। प्री नेटल डेवलपमेंट को मैं आपको लास्ट वीडियो में समझा चुकी हूँ। गर्भावस्था की मुख्य 3 स्टेजेस होती हैं, या आप बोल सकते हैं प्री नेटल डेवलपमेंट की 3 स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट वन इज पीरियड ऑफ जाइगोट, दूसरा होता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, तीसरा होता है पीरियड ऑफ फीटस। जाइगोटिक पीरियड को आप जर्मिनल पीरियड भी बोलते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। यहाँ पे जर्मिनल पीरियड होता है जो कि आपके 0 to 2 वीक्स का होता है। पीरियड ऑफ जाइगोट आपके कितने वीक्स का होता है? 14 दिन का, 0 to 2 वीक्स का, जहां पर आपकी जो जाइगोट है ये फर्टिलाइज होता है। देन ये क्या होता है? इम्प्लांट होता है। कहाँ इम्प्लांट होता है? गर्भाशय में आपके इम्प्लांट होता है। यूटेरस में जाकर के आपके ये आरोपित होता है। कहाँ आरोपित होता है? यूटेरस की वॉल पे, गर्भाशय की दीवार पे, एंडोमेट्रियम लेयर में। एंडोमेट्रियम लेयर इसको क्या करती है? अपने अंदर इम्प्लांट करती है। क्लियर है स्टूडेंट? तो ये आपके हो गया 0 to 2 वीक्स का समय, पीरियड ऑफ जाइगोट। इसकी मैं आपसे बात कर चुकी हूँ। इसमें आपके सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट जो कैसे बनता है, ओवम से, फीमेल के ओवम से स्पर्म दोनों के मिलने से जाइगोट बनता है। फिर इसमें क्या होता है, क्लीवेज डिवीजन होता है, मतलब सेल डिवीजन होता है। सेल डिवीजन के बाद आपके क्या बनता है, मोरुला बनता है। मोरुला के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है और ब्लास्टोसिस्ट जाकर के आपके इम्प्लांट होता है। कहाँ, किस में इम्प्लांट होता है? गर्भाशय में, यूटेरस में। ठीक, यूटेरस की वॉल पे चिपकता है। दूसरा पीरियड आता है पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। यहाँ पर आपके 2 लेयर्स बनती हैं। अंदर वाली लेयर को आपके एमनियन लेयर बोलते हैं और बाहर वाली लेयर को आपके कोरियन लेयर बोलते हैं। ये आप ध्यान रखिएगा। कोरियन लेयर जो है वो प्लेसेंटा फॉर्म करेगी और जो इनर सेल मास होता है, अंदर की जो बॉडी होती है, वो आपके बच्चे को डेवलपमेंट करते हैं। हमेशा ये बात ध्यान रखिएगा। आउटर सेल मास से प्लेसेंटा है, एमनियोटिक सैक है, अम्बिलिकल कॉर्ड है, ये सब बनता है। इनर सेल मास मतलब जो अंदर की जो कोशिकाएं हैं इस बीज के अंदर, वो बनाती हैं बच्चा। ठीक है। और एक चीज आप ध्यान रखिएगा, इसको एक लेयर कवर करके रहती है जब तक ये इम्प्लांट नहीं हो जाता। आपके जो जाइगोट है वो इम्प्लांट नहीं हो जाता, मतलब इम्प्लांट का मतलब गर्भाशय की दीवार पे चिपक नहीं जाता, तब तक एक लेयर इसको सुरक्षा देती है। उसे जोना पैलिसोडा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जोना पैलिसोडा। ये क्वेश्चंस बन सकते हैं, आजकल के एग्जाम्स को देखते हुए चलिएगा। ठीक है, नए क्वेश्चंस एग्जामिनर पूछते हैं आपसे। लेयर्स पूछी थी लास्ट आपके एग्जाम में, टीजीटी में, तो इस तरीके से आप ध्यान से पढ़ के चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर ये मत कहिएगा हम इतना डीप में क्यों जा रहे हैं। ओके, तो जोना पैलिसोडा की लेयर जो है वो आपकी सुरक्षा प्रदान करती है ओवम को। उसके बाद ये जाइगोट को पूरे सुरक्षा प्रदान करती है जब तक कि जाइगोट इम्प्लांट नहीं हो जाता। जाइगोट ब्लास्टोसिस्ट की फॉर्म में जाके इम्प्लांट होता है। ये मैं आपको सब पढ़ा चुकी हूँ। दूसरा पीरियड आता है आपके पीरियड ऑफ एम्ब्रियो। इसको आप 2 to 8 वीक्स लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, कोई बात नहीं। 2 to 8 वीक्स का जो समय होता है, 2 से 8 हफ्ते का समय आपके पीरियड ऑफ एम्ब्रियो कहलाता है। यहाँ पर 3 लेयर डेवलप होती हैं। कौन कौन सी? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म।
एक्टोडर्म जिसे आप बाह्य परत बोलते हैं, एक्टो मतलब बाहर, मीजो मतलब मध्य परत, और एंडोडर्म मतलब आंतरिक परत। ये तीनों परतें ही आपके जो है टिश्यूज का निर्माण करती हैं, मतलब सेल्स का निर्माण करती हैं, सेल से टिश्यूज, टिश्यूज से ऑर्गन्स, बॉडी का निर्माण करती हैं। मैं ये क्वेश्चन जब कराऊंगी तब आपसे पूछूंगी कि ये किस लेयर से बना है, ये ऑर्गन किस लेयर से बनता है, वहां मैं आपको और अच्छे से क्लियर करूंगी। हमारी बॉडी में 4 तरीके के टिश्यूज बनते हैं। कनेक्टिव टिश्यूज जो बॉडी को कनेक्ट करते हैं, एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, नर्वस टिश्यूज होते हैं स्टूडेंट। ये सब मैं आपसे पूछूंगी जब मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स कराऊंगी, तब आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी 3 लेयर होती हैं और 3 लेयर से किस किस ऑर्गन का निर्माण होता है या किस किस टिश्यूज का निर्माण होता है। क्लियर। और जो लास्ट पीरियड होता है आपके 8 वीक टू बर्थ, या 9 लिखा है, आप उसे 8 कर लेंगे, ठीक है। 8 वीक टू बर्थ का 8 हफ्ते से जन्म का समय क्या कहलाता है? पीरियड ऑफ फीटस, जिसे आप गर्भस्थ शिशु की अवस्था बोलते हैं। इतना क्लियर है सबको? ये तो हो गया प्रीनेटल डेवलपमेंट। पोस्ट नेटल डेवलपमेंट क्या होता है? जन्म के बाद का समय, जब शिशु का जन्म हो जाता है उसके बाद का समय। देखिए, जब हम जो सीडी पढ़ते हैं, बाल विकास पढ़ते हैं, इसमें हम हरलॉक के अनुसार जो इन्होंने वर्गीकरण किया है उसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। हरलॉक एक बहुत बड़े आपके मनोवैज्ञानिक हैं। उन्होंने जो है स्टेजेस को बांटा है, किसकी? बाल विकास की। तो इन्होंने क्या करा है, इन्फेंसी, वैसे तो आप अगर जीन पियाजे के अकॉर्डिंग जाते हैं तो 0 to 2 ईयर्स को ही जीन पियाजे इन्फेंसी पीरियड बोल देते हैं कि नहीं बोल देते हैं? लेकिन सॉरी गाइस, थोड़ा गले में ईचिंग हो रही है, कोई बात नहीं। इन्फेंसी पीरियड जो होता है आपके, इन्फेंसी पीरियड, यहां पे जो इन्फेंसी पीरियड है अकॉर्डिंग टू हरलॉक हम बात कर रहे हैं, ये 2 सप्ताह का समय होता है, जिसे आप नियोनेट पीरियड भी बोलते हैं। देखिए, इन्फेंसी पीरियड को ही आपके नियोनेट या न्यूबॉर्न पीरियड भी बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इन्फेंसी पीरियड जो होती है आपके 2 भागों में बंटती है, पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट एंड पीरियड ऑफ नियोनेट। ये तो आपको पता है, इसकी बात मैंने बहुत पहले भी आपसे करी थी जब मैंने आपको पढ़ाया हुआ है मानव विकास, बाल विकास। पार्ट्यूनेट पीरियड जो होता है ये 30 मिनट का पीरियड होता है। लास्ट ईयर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। जब तक अम्बिलिकल कॉर्ड नहीं काटते हैं तब तक का समय जो होता है 30 मिनट का आपके पीरियड ऑफ पार्ट्यूनेट होता है। और पीरियड ऑफ नियोनेट कौन सा पीरियड होता है? अम्बिलिकल कॉर्ड को काटने के बाद जन्म से 30 दिन का समय जो होता है वो आपके क्या कहलाता है? वो आपके पीरियड ऑफ नियोनेट कहलाता है। तो इन्फेंसी पीरियड जो हरलॉक के अकॉर्डिंग है वो क्या है? वो है आपके 0 to 2 वीक्स का समय, 0 to 2 वीक्स का समय, ठीक है। 14 दिन के समय को, जन्म के पश्चात के 14 दिन के समय को हरलॉक जो है वो इन्फेंसी पीरियड, या जिसे आप शैशवावस्था बोलते हैं, वो मानते हैं। क्लियर है? और ये ध्यान रखिएगा क्योंकि हरलॉक के अनुसार पूछे जाते हैं, आपसे क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, दैट्स वाई यहाँ मैं आपका हरलॉक के अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ, ठीक। दूसरा पीरियड उन्होंने बेबीहुड बोला है। बेबीहुड जिसको बचपना अवस्था बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बचपना अवस्था। ये जो पीरियड है हरलॉक के अकॉर्डिंग, ये 2 वीक से लेकर के 2 ईयर्स तक का है, ठीक है। ध्यान रखेंगे सब, 2 वीक से लेकर के मतलब 2 सप्ताह के बाद से 2 साल तक के समय को इन्होंने क्या बोला है? बचपना अवस्था बोला है, बेबीहुड बोला है। क्लियर? और वैसे जब कभी भी हम पढ़ते हैं सीटेट टेट में पढ़ते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं? सबने करा होगा, सबने पढ़ा होगा, सीटेट टेट जिन्होंने किया होगा तो वो डायरेक्ट इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था को 0 to 2 ईयर्स पढ़ते हैं, ठीक है। लेकिन जब हम अपने सब्जेक्ट में पढ़ रहे हैं, बाल विकास, टीजीटी, पीजीटी के लिए हम तैयारी कर रहे हैं, तो हम हरलॉक के अकॉर्डिंग ध्यान रखेंगे कि जो स्टेजेस हैं उसमें जो आपके इन्फेंसी पीरियड है वो केवल 14 दिन के समय को माना है हरलॉक ने, 0 to 2 वीक्स को माना है, और 2 वीक से लेकर के 2 ईयर्स तक के समय को बचपन अवस्था बोला है। एम आई राइट और रॉन्ग? प्लीज क्लियर, ये बात बताइए आप लोग कि मैं सही बोल रही हूँ या नहीं बोल रही हूँ, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड तो वही है, कौन सा होता है आपके? अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, जिसे आप पूर्व बाल्यावस्था बोलते हैं, आपके ये 2 से 6 साल का होता है। 2 to 6 ईयर्स का जो पीरियड होता है वो आपके क्या होता है? अर्ली चाइल्डहुड, जिसे आप पूर्व बाल्यावस्था कहते हैं। क्लियर है सभी को? कोई समस्या तो नहीं है यहाँ तक, ठीक। हाँ, ये 2 से 6 ही साल तक का पीरियड है आपके। फिर आपके आता है लेटर चाइल्डहुड, जिसे आप उत्तर बाल्यावस्था बोलते हैं, जो कि आपके कितने समय का पीरियड होता है? 6 से 12 साल का,
6 से 12 साल का समय जो होता है आपके, ये उत्तर बाल्यावस्था काल बोला जाता है। क्लियर। और फिर आता है आपके अडोलेसेंस एज। अडोलेसेंस एज से पहले एक पीरियड और दिया गया है जिसको आप बोलते हैं प्यूबर्टी एंड स्यूडो मैच्योरिटी, या प्यूबर्टी का काल। मैंने प्यूबर्टी पीरियड आपको पढ़ाया हुआ है। प्यूबर्टी किसे कहते हैं? जब बच्चे के अंदर, बच्चा बड़ा हो रहा है, उसके अंदर सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपकी सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, लाइक जैसे ऑक्सिलरी हेयर आना, प्यूबिक हेयर आना, जो फीमेल का जो ऑर्गन होते हैं, जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं, उसमें प्यूबिक हेयर आने लगते हैं, ठीक है, बाल आने लगते हैं उनके जेनाइटल ऑर्गन्स पे, और आपके बगल में बाल आने लगते हैं। लड़कियों की ब्रेस्ट भारी होने लगते हैं, लड़कों की आवाज भारी होने लगती है, दाढ़ी मूछें आने लगती हैं। इस पीरियड को आपके प्यूबर्टी पीरियड बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो इसको भी डिवाइड किया गया। ये भी आपसे पूछ लेते हैं प्यूबर्टी पीरियड क्या होता है। तो आई थिंक लड़कियों में 13 से 15 साल का समय है, लड़कों में आपके कुछ ऐसे ही है। ये जरूर एक बार आप लोग क्लियर कर लेना, प्यूबर्टी पीरियड का समय क्या दिया गया है। अलग अलग बुक में अलग अलग दिया हुआ है, तो ये मैं आपको क्वेश्चंस में क्लियर करवा दूंगी। प्यूबर्टी पीरियड का समय मैं भी अपनी बुक्स में देख लूंगी, ठीक। तो लेटर चाइल्डहुड के बाद एक समय है, प्यूबर्टी पीरियड माना गया है। और वैसे एडोलेसेंस की बात करें तो 13 से 21 साल के समय को आपके क्या बोला गया है? हरलॉक ने 13 से 21 साल के समय को आपके क्या बोला है? एडोलेसेंस एज बोला है, जिसको आप क्या बोलते हैं? किशोरा अवस्था। क्लियर। इसके बाद आपके अर्ली अडल्टहुड है। अर्ली अडल्टहुड को आप छोड़ दीजिए। फिर आपके मिडिल एज है। मिडिल एज जो है वो आपके 21 से 40 वर्ष है, ठीक। और ओल्ड एज जो होती है, नहीं, हाँ, एडोलेसेंस आपके अर्ली अडल्टहुड और मिडिल एज जो अवेलेबल होगी। अडल्टहुड को ही इन्होंने जो है आपके, क्योंकि ओल्ड एज तो 60 टू डेथ होती है, 60 टू डेथ। मिडिल एज आपकी होती है 40 से 60, और अर्ली अडल्टहुड इन्होंने बोली है आपकी कितनी है? 21 से 40, 21 से 40 साल, ये इन्होंने डिवीजन दिया है। तो फिलहाल हमें इसको पढ़ना ही नहीं है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं, क्योंकि बाल विकास के अंतर्गत आपके वयस्कावस्था और वृद्धावस्था को पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये मानव विकास का आपके टॉपिक है। बाल विकास में आपसे किशोरावस्था तक ही पूछते हैं, तो आपको किशोरावस्था तक की ही सारी एजेस के बारे में, उनकी विशेषताओं के बारे में पता होना चाहिए। हालांकि हमने यहाँ पर क्लियर कर लिया कि किसको कितने एजेस में किस तरीके से डिवाइड किया गया है। क्लियर है? एक बार इसको आप लोग भी रीचेक करेंगे, हालांकि मैंने शायद सही ही बताया है। तो पोस्ट नेटल डेवलपमेंट की अगर हम बात करेंगे तो आपकी कौन कौन सी पीरियड्स आ जाएंगे पोस्ट नेटल में? जन्म के बाद की आप कौन कौन से पढ़ेंगे? इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था। फिर पढ़ेंगे आप बेबीहुड, जिसे आप बोलते हैं बचपनावस्था। फिर आप पढ़ेंगे बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 में डिवाइड करेंगे, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। देन आप पढ़ेंगे प्यूबर्टी पीरियड, जिसको आप वय संधि या यौवनावस्था के नाम से भी जानते हैं। और देन फिर आएंगे आप किस पर? किशोरावस्था के ऊपर। क्लियर है? सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, हम इन्फेंसी पीरियड की बात करेंगे। इन्फेंसी पीरियड की विशेषताओं को बताइए, आप लोग भी बताइए, कमेंट सेक्शन में लिखिए। इन्फेंसी पीरियड पहले तो कितने से कितने समय का होता है ये बताइए, और फिर इसकी विशेषताएं क्या हैं ये बताइए। ये आपके 0 to 2 वीक्स का होता है, ठीक है, 0 to 2 वीक्स का। क्लियर है? 2 सप्ताह का, जन्म के बाद के 2 सप्ताह का समय आपके इन्फेंसी पीरियड, या इसको नवजात समय भी बोलते हैं, नवजात काल, शैशवावस्था, नियोनेट पीरियड भी बोलते हैं इसको, और न्यूबॉर्न पीरियड भी बोलते हैं अकॉर्डिंग टू हरलॉक। ध्यान रखिएगा जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है। न्यूबॉर्न, नया बच्चा पैदा हुआ है, नवजात बच्चा पैदा हुआ है, उसे 0 to 2 वीक्स का कंसिडर किया गया है। इसमें आपके जो विशेषताएं होती हैं वो होती हैं पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट। इसका नाम है, इसका दूसरा नाम है क्या? पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट। वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर किया है। एडजस्टमेंट मतलब इसको समायोजन की अवस्था भी बोलते हैं, ठीक है। एडजस्टमेंट क्यों बोलते हैं समायोजन? क्योंकि बच्चे का जन्म हुआ है, तो वो किसके साथ समायोजन करेगा आपके? वो अपने न्यूट्रिशन के साथ समायोजन करेगा। भाई उसको रेस्पायरेशन की भी जरूरत है, अब वो माँ से तो जुड़ा नहीं है, अब वो बाहर आ चुका है, तो उसको उसके लंग्स को वर्क करना पड़ेगा, श्वसन क्रिया के साथ उसको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। टेम्परेचर बदल जाएगा, वूम का टेम्परेचर अलग होता है, बाहर का टेम्परेचर अलग होता है, तो टेम्परेचर के साथ समायोजन करेगा। उसको एक्सक्रीट करना पड़ेगा, अब उसको शुशु भी होगा, पॉटी भी होगा, तो एक्सक्रीशन के साथ उसको समायोजन करना पड़ेगा, है ना। तो इन सभी चीजों के साथ उसको क्या करना पड़ता है? एडजस्ट करना पड़ता है, जिस चक्कर में उसका वजन भी कम हो जाता है। स्टार्टिंग में वजन बच्चे का मान लीजिए 3 किलो है, तो जन्म के कुछ दिन बाद, 1 या 2 दिन बाद उसका वजन गिर जाता है बच्चे का, क्योंकि वो एडजस्ट कर रहा होता है एनवायरमेंट के साथ में। क्लियर है? ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जन्म के बाद बच्चे का वजन कम होता है या बढ़ता है? कम हो जाता है। क्लियर है? थोड़ा सा कम हो जाता है।
तो पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट है एंड पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी है ये पीरियड। कौन सा पीरियड है? डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी से मतलब पूरी तरीके से बच्चा जो है माँ के ऊपर, परिवार के ऊपर आश्रित है इस समय। पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी भी बोलते हैं इसको। किसको? इन्फेंसी पीरियड को, जो कि हरलॉक के अनुसार 0 से 2 वीक्स का माना गया है। उसकी 2 मुख्य विशेषताएं हैं। पहला तो इसको पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट बोलते हैं, मतलब ये समायोजन की अवस्था है। दूसरा इसे पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी बोलते हैं, मतलब ये पूरी तरीके से आश्रित है बच्चा किसके ऊपर? मम्मी के ऊपर, अपने परिवार के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, इसलिए इसे पीरियड ऑफ डिपेंडेंसी, पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट के नाम से जानते हैं। क्लियर है? एम आई क्लियर? दूसरा देखिए आपके पीरियड होता है बेबीहुड पीरियड, बचपना अवस्था, जो कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष की मानी है। किसने? हरलॉक ने। ये ध्यान रखिएगा, 2 वीक टू 2 ईयर्स। ठीक है, आपके बचपना अवस्था का समय क्या है? 2 वीक टू 2 ईयर्स। क्लियर है? बेबीहुड पीरियड इसको बोलते हैं। इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं बताइए। ये एक क्रिटिकल एज है, इसको डेंजरस एज भी बोलते हैं, क्रिटिकल एज भी बोलते हैं। ठीक है, और आपके जो है ये खतरनाक अवस्था भी बोली जाती है। खतरनाक अवस्था क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो चाइल्ड डेथ रेट होता है वो इस पीरियड में बहुत ज़्यादा होता है। जो बाल मृत्यु दर है, जिसको आप 0 से 5 साल के अंदर कंसीडर करते हैं, वो इस ईयर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलता है बच्चों में, इसलिए इसको इसके खतरनाक अवस्था भी बोला जाता है। क्लियर है? पीरियड ऑफ ये इंडिपेंडेंसी है। इंडिपेंडेंसी मतलब अब धीरे धीरे बच्चे जो हैं वो क्या हो रहे हैं, बचपन अवस्था में उनका अपनी मसल्स के ऊपर कंट्रोल आने लगता है, तो थोड़े थोड़े से वो निर्भर होने लगते हैं। वो पूरी तरीके से, देखिए यहाँ पर आप निर्भरता को ये समझिएगा, निर्भरता से मतलब ये नहीं है कि बच्चे उठ के खड़े होकर अपना काम करने लगे। यहाँ पर उनके मांसपेशियों में थोड़ी सी क्या आने लगती है? एक्टिविटी आने लगती है। 2 साल तक के बच्चे में, या 2 साल तक के बच्चे की बात कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको बिल्कुल छोड़ दिया जाता है, उनके ऊपर ध्यान रखते हैं माँ बाप, तो थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बच्चों में इंडिपेंडेंसी आने लगती है। आने लगती है कि नहीं आने लगती 2 साल तक के बच्चे में? ईयर को देख के आप ध्यान रखेंगे, इंडिपेंडेंसी को मतलब आप यहाँ पे समझेंगे। कहने का मतलब ये नहीं है इंडिपेंडेंसी के बच्चे अपना काम करने लगे, नाचने गाने लगे, अपनी बाजार जाने लग गए, ये बात इंडिपेंडेंसी की नहीं है। उनका अपने मसल्स के ऊपर कंट्रोल आ रहा है, उसको हम बोलते हैं इंडिपेंडेंसी। ठीक है, निर्भर अब वो पूरी तरीके से माँ बाप के ऊपर नहीं है, कुछ ना कुछ वो सीखते रहते हैं। सीखते रहते हैं कि नहीं सीखते रहते हैं? 2 साल का बच्चा देखिए कुछ ना कुछ उठाएगा, मुंह में देगा, कुछ ना कुछ लेगा, तो वो चीजें जो है उस अपने टॉयज को खुद ले सकता है, पकड़ सकता है अपने टॉयज को, है ना। ये चीजें इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे, आप बाल विकास पढ़ रहे हैं। तो बेबीहुड पीरियड जो है आपके, ये क्रिटिकल पीरियड भी बोला जाता है, डेंजरस पीरियड भी बोला जाता है, इसे खतरनाक अवस्था भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बाल मृत्यु दर बहुत हाई होता है इस टाइम पीरियड पर। और इसको क्या क्या बोल सकते हैं आप? इसको आप इंडिपेंडेंसी पीरियड भी बोल सकते हैं। धीरे धीरे बच्चे की मांसपेशियों पर अपना कंट्रोल हो रहा होता है। एंड इसको इमिटेशन पीरियड बोलते हैं, ये आप ध्यान रखेंगे। इमिटेशन ध्यान रखेंगे, अनुकरण करके बच्चा सीखता है, करता है कि नहीं करता है? नकल करने लगता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इमिटेशन जो है, अनुकरण से बच्चा यहाँ पर सीखता है। हाँ, लैक ऑफ मोरालिटी होती है यहाँ पर, उनको कोई नैतिकता वैतिकता नहीं पता होती है, नैतिकता का तो अभाव बिल्कुल होता है। उनको क्या पता क्या हमारे लिए सही है, क्या हमारे लिए गलत है, क्या हमारे लिए बुरा है ना। वो कुछ भी चीज उठा के मुंह में डाल लेते हैं, कुछ भी गंदा संदा उनको जमीन में मिलेगा वो अपने मुंह में रख लेते हैं या पकड़ लेते हैं। तो उन्हें तो नहीं पता ना कि ये हमारे लिए अच्छा है या हमारे लिए बुरा है। इस पर माँ बाप को बहुत ध्यान रखना पड़ता है इस पीरियड में बच्चे का, क्योंकि 2 साल तक के बच्चे तो कुछ भी करते हैं, कुछ भी चीज मुंह में ले सकते हैं। तो लैक ऑफ मोरालिटी इसी को बोलते हैं। मोरालिटी, लैक ऑफ मोरालिटी का मतलब आप ये नहीं समझेंगे कि बच्चे बदतमीज हैं या बच्चों के अंदर तमीज नहीं है, ये नहीं होता है। मोरालिटी को यहाँ पे इस तरीके से डिस्कस किया गया कि उन्हें सही गलत बुरे अच्छे की कोई पहचान नहीं होती है ना। तो बेबीहुड पीरियड की आपने विशेषताएं समझी, इसको क्रिटिकल पीरियड, इसको डेंजरस पीरियड, इसको इंडिपेंडेंसी का पीरियड भी बोलते हैं, बच्चे का अपनी मसल्स के ऊपर धीरे धीरे कंट्रोल आने लगता है। इसको इमिटेशन का पीरियड बोलते हैं, अनुकरण करके बच्चा बहुत ज़्यादा सीखता है। और यहाँ पे लैक ऑफ मोरालिटी होती है, मतलब नैतिकता की कमी देखी जाती है, बच्चे को अच्छा बुरा सही गलत कुछ भी नहीं पता होता है यहाँ पर। क्लियर है? तो ये बेबीहुड पीरियड की आपकी विशेषताएं हो गई, जो कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष की मानी जाती है।
अब अगर हम उसमें पढ़ते हैं, अपने सीटेट टेट में पढ़ते हैं, तो क्या पढ़ते हैं, 0 to 2 ईयर्स को पढ़ते नहीं पढ़ते हैं, इन्फेंसी पीरियड, शैशवावस्था। उसमें आप ये सब पढ़ते हैं कि सबसे ज़्यादा फिजिकल डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का होता है। सबसे तेजी से फिजिकल डेवलपमेंट जो है आपके इन्फेंसी मतलब शैशवावस्था में देखने के लिए ही मिलता है। मिलता है कि नहीं मिलता है? बहुत तेजी से विकास हो रहा होता है बच्चे का, फिर रुक जाता है एक टाइम के बाद जा करके। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। क्लियर है? यहाँ जब हम पढ़ रहे हैं अपने बाल विकास में टीजीटी में, तो इन्होंने जो है 0 to 2 ईयर्स को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। 14 दिन के समय को इन्फेंसी पीरियड बोल दिया है, इन्फेंसी पीरियड, और 14 दिन के बाद के समय को, 2 साल तक के समय को क्या बोल दिया है, 2 हफ्ते से 2 साल तक के समय को बचपनावस्था, बेबीहुड बोल दिया है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है। अर्ली चाइल्डहुड जिसे आप 2 से 6 वर्ष की अवस्था बोलते हैं। 2 से 6 वर्ष की अवस्था को आपके अर्ली चाइल्डहुड बोला जाता है। अब इसकी विशेषताएं बताइए। यहाँ पर बच्चे में भाषा विकास आता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। लैंग्वेज डेवलपमेंट जो है बच्चे की यहाँ पर तेज होती है। ठीक है, लैंग्वेज डेवलपमेंट यहाँ पे बच्चे का बहुत तेजी से होता है। सबसे तेजी से भाषाई विकास यहाँ पर होता है बच्चे का अर्ली चाइल्डहुड में। इसके अलावा और क्या क्या यहाँ पर विशेषताएं होती हैं? इसको क्या क्या बोलते हैं अर्ली चाइल्डहुड को? आपके प्री स्कूल एज बोलते हैं, मतलब स्कूल से पहले की अवस्था है तो प्री स्कूल एज है, प्री गैंग एज है। ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं बता रही हूँ, आपको पता भी होंगे। प्री स्कूल एज है ये, ठीक है। प्री गैंग एज है ये, मतलब गैंग नहीं बना है बच्चों का, गैंग से पहले की एज है ये, प्री गैंग एज है ये। इसके अलावा ये क्या है आपके? एज ऑफ क्यूरोसिटी, जिज्ञासा की अवस्था। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, जिज्ञासा से भरी अवस्था कौन सी है? बच्चे आपसे तमाम तरीके के क्वेश्चन करेंगे जो 5 से 6 साल तक के बच्चे होते हैं। मम्मी ऐसा क्यों होता है, मम्मी ऐसा क्यों होता है, मम्मी दिन क्यों होता है, मम्मी रात क्यों होती है, मम्मी हमारे ये हम ऊपर क्यों रहते हैं, मम्मी हम नीचे क्यों रहते हैं। तमाम क्वेश्चंस वो आपसे यहाँ पर करते हैं। उनकी जिज्ञासा होती है, उन्हें हर चीज़ जाननी होती है। भाई बारिश हो रही है तो क्यों हो रही है, सूरज निकल रहा है तो क्यों निकल रहा है, ये पेड़ क्यों है, ये पक्षी क्यों है, ये कार ऐसी क्यों है, ये बाइक ऐसी क्यों है। ये सब क्वेश्चंस वो आपसे इस समय पूछते हैं। तो क्यूरोसिटी की एज है, ये बात आप लोग ध्यान रखिए, लिख लीजिए। जिज्ञासा से भरी हुई एज कौन सी है आपकी? क्यूरोसिटी एज किसे बोलेंगे आप? अर्ली चाइल्डहुड को बोलते हैं। 2 से 6 साल तक के समय को सबसे ज्यादा आपके जिज्ञासा की एज बोलते हैं। ये प्ले एज है, ये टॉय एज है, ये भी पूछ लेते हैं आपसे। खेलने की अवस्था सबसे ज्यादा कौन सी होती है? ये होती है। इस समय बच्चा आपके बिल्कुल जो है वो खेलने में होता है। एंड ईगोसेंट्रिज्म, ईगोसेंट्रिक एज है, ये भी लिख लीजिए। जीन पियाजे के अनुसार 2 से 6 वर्ष की अवस्था को ही आपके प्री ऑपरेशनल एज को ही ईगोसेंट्रिक बोला है, और 2 से 6 वर्ष आपके अर्ली चाइल्डहुड ही होते हैं। ठीक है, ईगोसेंट्रिक मतलब स्वयं में रहते। ईगोसेंट्रिक का मतलब है स्वयं में रहते हैं, स्वयं से बातें करते हैं, खुद ही कुछ ना कुछ अपने आप को डायरेक्शन देते रहेंगे, अपने में मस्त रहेंगे, दुनियादारी से उन्हें मतलब नहीं होती है। तो ईगोसेंट्रिज्म जो होता है, ईगोसेंट्रिक एज आपके अर्ली चाइल्डहुड एज को ही बोलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पे आप लोग लगा लीजिए स्टार मार्क। ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड एज जो कि 2 से 6 साल तक की अवस्था है। प्री गैंग एज है, प्री स्कूल एज है, क्यूरोसिटी एज है मतलब जिज्ञासा से भरी हुई एज है, क्वेश्चनाइंग एज है, बच्चा क्वेश्चन पे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, प्रश्न से भरी एज है ये। ठीक है, बहुत क्वेश्चंस उसके होते हैं, बिल्कुल होंगे, क्योंकि वो बड़ा हो रहा है, वो नई नई चीज़ों को देख रहा है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, उसको बोलना आ रहा है, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो रही है, उसकी भाषा का विकास हो रहा है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा, आपसे पूछेगा। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ईगोसेंट्रिज्म होता है मतलब अपने ही मस्त रहता है, अपने ही खिलौनों से खेलता खाता रहता है, खुश रहता है इस समय पे बच्चा। प्ले एज है, टॉय एज है, उसको अपने खिलौने बहुत अच्छे लगते हैं और यहाँ पे वो खूब खेलता है। तो ये अर्ली चाइल्डहुड की बात हो गई। क्लियर है? क्वेश्चनाइंग एज है, बता दिया मैंने आपको कितनी सारी विशेषताएं हैं इसकी। आप लिख लीजिए अपने अच्छे से, अपनी बुक में, अपनी कॉपी में, जहां भी आप नोट कर रहे हैं उसे लिख लीजिए। देन आती है आपके लेटर चाइल्डहुड। लेटर चाइल्डहुड जिसको आप क्या बोलते हैं? उत्तर बाल्यावस्था। और ये जो होती है आपकी 6 से 12 साल की एज को इसमें कंसीडर किया जाता है, 6 to 12 ईयर्स। इसको आप स्कूल एज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्कूल एज, या एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं, है ना। स्कूल एज बोलते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज बोलते हैं। और बताइए इसे आप क्या बोलते हैं? गैंग एज। डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, गैंग एज कौन सी है? गैंग एज
अर्ली चाइल्डहुड थी प्री गैंग एज, यहाँ पे बच्चों के गैंग बनने लगते हैं, मतलब बच्चों के अपने दोस्त बनने लगते हैं। लड़कियों के सारे दोस्त लड़कियां होंगे, लड़कों के सारे दोस्त लड़के होंगे। आपने देखा होगा अपने एज ग्रुप में खेलना बहुत पसंद करते हैं अपने संगी साथी के साथ। डिफरेंट सेक्स के साथ खेलने का या डिफरेंट सेक्स के साथ दोस्ती बनाने का जो वो होता है वो एडोलेसेंस में आता है। जो एडोलेसेंस होते हैं, किशोर होते हैं, वो लड़का लड़की से बात करना पसंद करता है, लड़की लड़के से बात करना पसंद करती है। डिफरेंट सेक्स की तरफ आकर्षण एडोलेसेंस में होता है। लेकिन असंगी साथी अपने सेम अपने जैसे अपने सेक्स के साथ खेलना। देखिए मैं सेक्स की बात कर रही हूँ, यहाँ पे जेंडर की बात कर रही हूँ, ठीक है, मैं यहाँ पर जेंडर की बात कर रही हूँ। सेम जेंडर के साथ बच्चे कब खेलते हैं? तो इसी एज में खेलते हैं, लेटर चाइल्डहुड में, ठीक है। इसको आपके गैंग एज, एलिमेंट्री स्कूल एज, ग्रुप एज भी बोलते हैं आप इसको, गैंग एज, स्कूल एज, और इसको स्यूडो मैच्योरिटी का काल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्यूडो मैच्योरिटी का काल। इंपॉर्टेंट पॉइंट, स्यूडो मैच्योरिटी का काल बोलते हैं इसको, ठीक। हाँ, इसके अलावा क्या होता है, यहाँ पर बच्चे के अंदर क्रिएटिविटी डेवलप हो रही होती है, सेम जेंडर के बच्चे के दोस्त होते हैं। इसको ट्रबलसम एज भी बोलते हैं, मतलब परेशानी की अवस्था भी बोलते हैं, ट्रबलसम एज। ये आप लिखते चलिए इसको, जो उत्तर बाल्य अवस्था है इसको आपके ट्रबलसम एज भी बोला जाता है। इसके अलावा इसको एक नाम दिया है हरलॉक ने, मोरॉन एज। ये बात ध्यान रखिएगा, मोरॉन। कौन सी एज बोलते हैं इसको? मोरॉन एज बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसे मोरॉन एज? क्योंकि हरलॉक कहते हैं कि अपनी नाक के आगे नहीं दे सकता, परिणाम की परवाह नहीं होती और क्षणिक से आवेश में आ जाते हैं। क्योंकि बुद्धि इतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती है बच्चों की, धीरे धीरे बुद्धि डेवलप हो रही होती है ना, मतलब वो कुछ भी ऐसा करते हैं, उन्हें इस चीज़ का एहसास नहीं होता है, वो दूर के परिणामों को नहीं जान सकते कि आज अगर मैं ये ऐसा कर रहा हूँ, जैसे इस समय बच्चे के अंदर तुमने देखा होगा, अगर आप लोगों ने देखा होगा, जैसे कुछ छुपा लिया, कुछ जैसे चोरी टाइप की कर ली, चोरी इन द सेंस मतलब कि अपना कुछ भी छुपा के स्कूल ले गए, है ना, इस तरीके की चीजें बच्चों में होती हैं, क्योंकि वो दूर के परिणाम को नहीं देख पाते हैं कि हम जो ये कर रहे हैं इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, दूरदर्शिता नहीं होती इस समय बच्चों के अंदर, तो इसीलिए इसको मोरॉन एज बोल देते हैं हरलॉक। क्या बोल देते हैं? मोरॉन एज। तो समझ में आ गया आपको? क्लियर हो गया? हाँ, ये जो है आपके, इसको हम लेटर चाइल्डहुड में ये सारी विशेषताएं आपको देखने के लिए मिलेंगी, और बहुत विशेषताएं हैं, लेकिन मैंने आपको मुख्य मुख्य विशेषताएं बताई हैं जो इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? स्कूल एज, गैंग एज, गेम एज, इसको आप लेटेंसी पीरियड भी बोलते हैं, सूडो मैच्योरिटी का काल भी बोलते हैं। इसके अलावा यहाँ पे बच्चों में क्रिएटिविटी डेवलप होती है, क्रिएटिविटी का बहुत बच्चों के अंदर डेवलप होता है। इसके अलावा से मोरॉन एज भी बोला है, किसने? हरलॉक ने। नेक्स्ट है आपके स्टूडेंट एडोलेसेंस। एडोलेसेंस तो सबको पता है, किशोरावस्था, जिसको आप स्ट्रेस एंड स्ट्रोमा की एज बोलते हैं। स्टैनली हॉल ने इसको तनाव और तूफान की अवस्था बोला है। हालांकि हम भी सब एडोलेसेंस थे, लेकिन कभी हमें तनाव तूफान नहीं हुआ, अब ध्यान नहीं है, लेकिन बोलते हैं कुछ बच्चों में इसमें तनाव तूफान भी होता है। इसके अलावा से हीरो वर्शिप की एज बोलते हैं। हीरो वर्शिप की एज क्यों बोलते हैं एडोलेसेंस को? क्योंकि इनका एक आइडियल हो जाता है, एक आइडल, कोई भी इनका, कोई भी एक्टर हो सकता है, कोई भी राइटर, कोई भी सिंगर। अब इन्हें लगेगा बस यही मेरा जीवन है, यही मेरे भगवान है, मुझे इनके जैसा ही बनना है। होता नहीं होता है, किसी को एक्ट्रेस कोई अच्छी लगने लगती है, किसी को कोई सिंगर, कोई डांसर। तो ये एज जो है ये आपके हीरो वर्शिप की एज कहलाती है। इसके अलावा ये आपके गोल्डन पीरियड है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग जो है स्टार मार्क करेंगे, गोल्डन पीरियड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? गोल्डन पीरियड। स्वर्णिम काल जो है वो आपके एडोलेसेंस एज को बोला जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो गोल्डन पीरियड आपके एडोलेसेंस को ही बोला जाता है, ठीक है, किशोरावस्था। और एडोलेसेंस शब्द की उत्पत्ति एडोलेसर से हुई है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ है आपके टू ग्रो टू मैच्योरिटी। ये सब बच्चों वाली बातें हैं, ये तो बताने की जरूरत नहीं है, हालांकि मैंने बता दी, कोई बात नहीं। इसको आपके पीरियड ऑफ चेंजेस बोलते हैं, पीरियड ऑफ सेक्स अवेकिंग बोलते हैं। पीरियड ऑफ सेक्स अवेकिंग का मतलब क्या होता है? यहाँ पे बच्चों में कामुकता की जागरण, मतलब कामुकता जगती है बच्चों के अंदर, सेक्स अवेकिंग, ठीक है। वो बहुत जागरूक होना चाहते हैं अपने ऑर्गन्स के बारे में। जैसे लड़कियों में इसमें क्या होता है, पीरियड्स, मेंसेस आने लगते हैं, तो वो जानना चाहती हैं क्यों मेंसेस आते हैं, ऐसा क्यों, ये सब चीजें बच्चों में आने लगती हैं, ठीक है। डिफरेंट सेक्स की तरफ बच्चे आकर्षित होने लगते हैं। लड़के अब लड़कियों के साथ बात करना पसंद करते हैं, लड़कियां लड़कों के साथ पसंद करती हैं। तो डिफरेंट जेंडर, अगर आपसे पूछा जाए कि विपरीत लिंग के मित्र किस अवस्था में बनते हैं, तो विपरीत जो लिंग है, विपरीत जेंडर के जो दोस्त हैं, वो एडोलेसेंस एज में ही बनते हैं। क्लियर है? इसको आपके जो है स्ट्रेस एंड स्ट्रोमा का भी एज बोलते हैं। इसमें आपके लीडरशिप क्वालिटी डेवलप होती है।
अब यहाँ पे बच्चे लीडर बनने लगते हैं, क्लास के ऐसे मॉनिटर्स बनते हैं या पूरे पूरे ग्रुप्स के मॉनिटर बनते हैं, अपनी टीम को लीड कर सकते हैं। क्लियर है? तो लीडरशिप इसके अंदर जगती है। और क्या होती है इसमें, और क्या हो सकती है इसके अलावा, आप लोग बताइए। कल्पना की दुनिया में रहते हैं। ये जो एज है ये एक्सर्बेंट इमेजिनेशन की एज है, मतलब इस अवस्था में बच्चे कल्पना में खोए रहते हैं, अपनी दुनिया में रहते हैं। अपनी दुनिया मतलब अपनी कल्पनाओं में खोए रहते हैं। ठीक है, हाँ, अपनी कल्पनाओं में खो रहते हैं। इसको इस तरीके से ध्यान रखेंगे, ईगो सेंट्रिज्म नहीं है यहाँ पे। बच्चा जो है वो अपनी कल्पना, मतलब उसका जो संसार है वो काल्पनिक ज्यादा हो जाता है कि ऐसा होगा ये वो, वास्तविकता से हटते जाते हैं, कल्पनात्मक दुनिया में जीने लगते हैं। तो एडोलेसेंस की ये सारी आपके क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। इसके अलावा आपको बहुत सारी कैरेक्टरिस्टिक्स मिलेंगी। इमोशनल इंस्टेबिलिटी, मतलब यहाँ पर कह सकते हैं, एरिक एरिक्सन बोलते हैं कि आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। यहाँ पर क्या होता है, आइडेंटिटी क्राइसिस। बच्चा अपनी क्या ढूंढता है इस समय, अपनी पहचान ढूंढना चाहता है। क्यों? क्योंकि या तो वो बच्चा रह गया है ना वो अडल्ट रह गया है। माँ बाप डांट देते हैं, अभी तुम इतने बड़े नहीं होगा कि तुम हमसे इस तरीके से बात करोगे, या तुम्हें ये जानना जरूरी है। तो यहाँ पर बच्चे में आइडेंटिटी क्राइसिस आ जाता है। ठीक, एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग एडोलेसेंस कौन सी एज है, आइडेंटिटी क्राइसिस की एज है। क्लियर है? और फिजिकल चेंजेस तो बच्चे में होते ही होते हैं, इसके साथ साथ मेंटल चेंजेस भी बहुत सारे होते हैं। मैक्सिमम डेवलपमेंट यहाँ तक बच्चे का हो जाता है। तो ये सारी जो हैं आपके सेल्फ डिपेंडेंसी आती है। अब तो बच्चे बहुत बड़े हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, अपना काम वो सब कर सकते हैं, सब कुछ। तो सेल्फ डिपेंडेंस जो है वो एडोलेसेंस में आते हैं। तो ये सारी हो गई हैं आपसे विशेषताएं जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको करा दी हैं। गिव मी अ मिनट। अब मैं आपसे यहीं से प्रश्न पूछूंगी जब मैं आपको 150 क्वेश्चन कराऊंगी। डायरेक्ट मेरा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, पीरियड ऑफ एडजस्टमेंट कौन सा पीरियड है, आप आंसर करेंगे। ठीक है, क्यूरोसिटी पीरियड कौन सा है, आप आंसर करेंगे। जिज्ञासा से भरी अवस्था कौन सी, आप आंसर करेंगे। गोल्डन एज किसे कहते हैं, आप आंसर करेंगे। ऐसे क्वेश्चंस मेरे रहेंगे और आप भी पढ़कर आएंगे इस चीज को। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सभी अवस्थाएं हो गई, आपने सारी अवस्थाएं देख ली। प्रीनेटल, पोस्टनेटल हमने दोनों ही बात कर ली। प्रीनेटल में मैंने आपसे बता दिया जाइगोटिक पीरियड, एम्ब्रियोनिक पीरियड, फीटल पीरियड। अगर हम बात करते हैं पोस्टनेटल की, तो इन्फेंसी, फिर जिसको आप शैशवावस्था बोलते हैं। देखिए, शैशवावस्था, बचपनावस्था, बाल्यावस्था। ठीक, बाल्यावस्था को दो भाग में विभाजित किया है, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था। फिर आपकी आती है प्यूबर्टी पीरियड। प्यूबर्टी पीरियड में मैंने आपको बता दिया बच्चे में सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक, मतलब उनके अंदर द्वितीयक लैंगिक जो क्षमताएं हैं वो डेवलप होने लगती हैं। जैसे बाल आना बगल में, या बच्चे के जो ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के ऊपर बाल आने लगते हैं। जैसे लड़कियों में प्यूबिक हेयर अकर्स होते हैं। क्लियर है? और क्या आने लगता है, दाढ़ी मूछी आना, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, ये सब प्यूबर्टी पीरियड में आता है। क्लियर है? फिर एडोलेसेंस आते हैं, किशोर आ जाते हैं बच्चे। बच्चे अब बड़े हो गए, इंटर क्लासेस में आ गए हैं। और यहाँ पर क्या होता है, बच्चों में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। फिजिकल चेंजेस के साथ साथ मेंटली भी बच्चे डिप्रेस रहते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस स्ट्रॉम की एज में रहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, स्ट्रेस एंड स्ट्रोमा की एज कौन सी है, स्टैनले हॉल ने इसको बोला है, किशोरावस्था को। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट हम। अब देखिए, आपसे कुछ फिजिकल डेवलपमेंट में चीजें पूछ ली जाती हैं। एक क्वेश्चन आता है कि किस अवस्था में बच्चा सहारे के साथ बैठना शुरू कर देता है, किस अवस्था में बच्चा बिना सहारे के बैठना शुरू कर देता है। ऐसे क्वेश्चंस कुछ पूछे जाते हैं ना आपसे। देखिए, उसी से रिगार्डिंग मैंने ये इमेज यहाँ लगाया है। तो देखिए, 6 से 9 महीने का बच्चा क्या कर रहा है, क्रॉल कर पा रहा है, मतलब रेंग रेंग के चल पा रहा है या घुटने के बल पे चल पा रहा है। ठीक, 9 से 12 महीने का बच्चा देखिए आप बिल्कुल प्रॉपरली सिट बैठा है। आप इस वाली इमेज में देखो, ये इमेज। 6 महीने का बच्चा अगर आप देखो तो उसको सपोर्ट की जरूरत है, मतलब सहारे के साथ आप बच्चे को टिका सकते हैं, सहारे के साथ जो है बच्चा बैठना सीख जाता है। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है बच्चा बिना सहारे के कब बैठने लगता है, तो बिना सहारे के जो है बच्चा वो 9वें महीने में 9 मंथ में बैठने लगता है। आप देख रहे हैं, सिट्स एंड रिचेस टॉयज विदाउट फॉलिंग। अब यहाँ पे बच्चा गिरेगा नहीं, आराम से बैठा रहेगा। 9 महीने का बच्चा आराम से बैठ सकता है। वहीं आप 6 महीने का बच्चा देखो तो कभी क्या होगा, कभी ये पूरा ऐसे आगे की तरफ गिर जाएगा, नहीं गिर जाएगा, या ऐसे साइड में गिर जाएगा, इस साइड गिर जाएगा, उस साइड गिर जाएगा। तो आप बच्चे के तकिया लगा देते हैं दोनों साइड से और उसको टिका के बैठाने की कोशिश करते हैं, सहारा देके बैठाने की कोशिश करते हैं। तो सहारा लेके बैठाने की कोशिश करते हैं तो मतलब छोटा 6ठे महीने में है। लेकिन अगर आपसे पूछा था बच्चा बिना सहारे के बैठने लगता है तो कब बैठने लगता है, 9वें महीने में बच्चा बिना सहारे के बैठने लगता
मानता है? ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, पूछे जाते हैं। देखिए अब ये तो मैंने बहुत सर्च करने के बाद इमेजेस को लेकर के मैं आपके सामने आई हूँ, बाकी अलग अलग बुक्स में आपको अलग अलग मिलेगा। और सबसे बड़ी बात, एग्जामिनर क्या मानता है ना, अकॉर्डिंग टू एग्जामिनर। हालांकि मेरे हिसाब से तो ये सही है कि बिना सहारे के 9वां महीना और सहारे के साथ 6 महीने का बच्चा बैठ सकता है। इसके अलावा देखिए 12 महीने का बच्चा जो है वो सहारे से खड़ा होने लगता है। 11 से 12 महीने के बच्चे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ पकड़ के आपके खड़े होने लगते हैं, चलने नहीं लगते हैं, पकड़ पकड़ के चलने का प्रयास करते हैं, खड़े होने लगते हैं। और आपके जो 15 महीने का बच्चा है, आप समझ लीजिए, हाँ, 1 सवा साल का बच्चा जो है वो आपके चलने लगता है, या 1.5 साल तक का बच्चा आप बोल सकते हैं, आराम से चलने लगता है। चलने लगता है मतलब बिना सहारे के चलने लगता है। ठुमक ठुमक के आपने देखे होंगे छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, वो चलने लगते हैं। तो ये अलग अलग मिलेगा आपको अलग अलग बुक में। सब राइटर्स कुछ 1 महीना पीछे बता देते हैं, कुछ 1 महीना आगे बता देते हैं, वो डिपेंड करता है एग्जामिनर क्या आंसर मान रहा है। ये चीजें थी इंपॉर्टेंट, ये मुझे बताना था आपको, तो मैंने इसलिए आपको बताया है। इसके अलावा आपके बचता है भाषाई विकास। भाषाई विकास से मैं क्वेश्चन आपको कराऊंगी ही, ठीक है। जब जो सबसे पहली भाषा होती है वो क्राइंग होती है, देन फिर कूइंग एंड बैबलिंग, देन फिर वन वर्ड आती है, 2 वर्ड आती है, वो मैं क्वेश्चन आंसर्स के थ्रू करा दूंगी। भाषाई विकास और भाषा से संबंधित आपके कुछ समस्याएं होती हैं, जैसे पठन संबंधी विकास, जैसे आप लर्निंग डिसऑर्डर बोलते हैं, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्फेजिया, ये सब मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स में कराऊंगी। आप रेडी रहिएगा, इसलिए मैं आपको यहाँ पे पॉइंट्स बताती चल रही हूँ कि आप क्या क्या पढ़ के आएंगे। लैंग्वेज पढ़ेंगे आप, लैंग्वेज में लर्निंग डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे आप, और लैंग्वेज एरियाज तो मैं आपको पढ़ाऊंगी ही, कौन कौन से एरियाज होते हैं। फिर इसके अलावा नॉम चॉम्स्की की बात सबको पता है कि एलएडी की बात करते हैं, सिंपल लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है, वो एक उनकी हाइपोथेसिस है कि वो हमारे दिमाग में होती है, ठीक है। लेफ्ट ब्रेन से आपके लैंग्वेज जुड़ी होती है, राइट ब्रेन से आपकी क्रिएटिविटी जुड़ी होती है। हालांकि ये सब कभी पूछा नहीं आता, ये तो सब आपके उसकी बात है, एनसीईआरटी की बात है। लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं। जो पूछा जाता है वो मैंने आपको कराया है कि 6ठे महीने में बच्चा सहारे के साथ बैठ जाता है, 9वें महीने का बच्चा बिना सहारे के बैठ जाता है। 12 महीने का बच्चा जो है वो किस किस चीजों को पकड़ पकड़ के खड़ा होना स्टार्ट कर देता है, और 15 महीने का बच्चा बिना सहारे के चल सकता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अब आता है आपके जीन पियाजे की कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी आती है, ये विकास के सिद्धांत में आपसे पूछी जाती है। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में आपके जीन पियाजे से क्वेश्चन आता ही आता है, आपके एग्जाम में आपने देखा होगा प्रीवियस ईयर में भी। तो जीन पियाजे को सबको पता है कि इन्होंने 4 स्टेजेस में डिवाइड किया है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को, सेंसरी, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट एंड ऑपरेशनल। इसकी हिंदी में एक ट्रिक है, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने से आपके जो है बनेगा आपकी क्या, सबने पूरी की मूर्ति आपकी। तो सबने से आपके बनता है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी ग्रामक अवस्था, फिर आपके जो है पूरी मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्ति से आपके मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और फिर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। और इंग्लिश में आपके कौन कौन सी आती हैं, आपके 4 आती हैं, सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल, कंक्रीट एंड फॉर्मल ऑपरेशनल। तो 0 to 2 ईयर्स को जो है जीन पियाजे क्या बोलते हैं, आपके सेंसरी मोटर स्टेज बोलते हैं, 0 to 2 ईयर्स को, ठीक है। प्री ऑपरेशनल स्टेज का टाइम क्या है, वही है 2 to 6 ईयर्स, मतलब अर्ली चाइल्डहुड है इस समय बच्चा। फिर 6, 7 to जो 11 ईयर्स का एज है, मतलब लेटर चाइल्डहुड को जीन पियाजे क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड को जीन पियाजे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जानते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं। और 11 से बाद का समय, मतलब बच्चा अब एडोलेसेंस हो रहा है, ठीक है, 11 से बाद का समय जो है 11 to above लिखा हुआ होता है, वो आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज बोला जाता है, औपचारिक संक्रियात्मक मतलब अवस्था बोला जाता है। बोला जाता है कि नहीं बोला जाता है। अब यहाँ पर इसकी आपसे इन्हीं स्टेजेस के आपसे कुछ विशेषताएं पूछ लेते हैं, फटाफट से हम कर लेते हैं। तो 0 to 2 ईयर्स में जो है बच्चे के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, मतलब वस्तु स्थायित्व का गुण होता है। सबको पता है ये चीजें, लेकिन एक बार रिवाइज कर लेनी चाहिए क्योंकि एग्जाम पॉइंट में आप कंफ्यूज ना हो। मतलब ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब बच्चे के सामने अगर कोई चीज है तो वो उसके लिए क्या है, स्थायी है, आप हटा देंगे तो वो रोएगा उसके लिए, क्लियर है। इमिटेशन हमने बात करी थी ना, इमिटेशन, इमिटेशन मतलब अनुकरण, नकल करके बच्चा यहाँ पे सीखता है। जीन पियाजे भी ये बात बोलते हैं कि बच्चा इमिटेशन करके सीखता है, किसमें, 0 to 2 ईयर्स में। 0 to 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं हम, इन्फेंसी पीरियड की बात कर रहे हैं हम, सेंसरी मोटर स्टेज की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, सेंसरी मोटर स्टेज। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को 4 भागों में डिवाइड किया है, आपको पता है, ये आपसे पूछी जाती हैं स्टेजेस। सेंसरी का टाइम पूछते हैं 0 to 2, प्री ऑपरेशनल का 3 से 6 या 2 से 6, कॉन्क्रीट का 7 से 11 और फॉर्मल का 11 to above। अब इनकी विशेषताएं क्या है,
तो अगर आप बात करेंगे किसकी बात करेंगे 0 to 2 ईयर्स की, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट परमानेंस है, यहाँ पर बच्चे के अंदर वस्तु स्थायित्व का गुण है, इसके अलावा बच्चा अनुकरण करके सीखता है, इमिटेशन का गुण है, और गोल डायरेक्टिव बिहेवियर है। बहुत ध्यान रखिएगा, उसके सामने जो भी चीज होती है वो उसको उठाने का प्रयास करता है। गोल डायरेक्टेड बिहेवियर कहाँ पर आता है बच्चे में, तो आपके वो होता है 0 to 2 ईयर्स में। क्लियर है? चलिए अब बच्चे की बात करेंगे हम, जो कि है प्री ऑपरेशनल स्टेज। प्री ऑपरेशनल स्टेज का मतलब होता है 2 से 6 साल का, वही मैंने आपको बताया अर्ली चाइल्डहुड पीरियड है ये, जो कि आपके क्यूरोसिटी से भरी हुई एज है। जीन पियाजे ने इसमें क्या बोला है, जीन पियाजे जिसमें बोलते हैं भैया यहाँ पर बच्चे के अंदर ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, वो मून को बॉल, बॉल को मून बोलता है, ठीक है, या किसी भी चीज को कुछ भी बोल सकता है। तो यहाँ पे ट्रांसडक्टिव रीजनिंग है बच्चे के अंदर। और क्या है, ईगोसेंट्रिज्म है बच्चे के अंदर। ईगोसेंट्रिक स्टेज कौन सी है, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज ही आपके, देख लीजिए अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ ऐसे कर लेते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज ही आपके कौन सी है, ईगोसेंट्रिक स्टेज है। लैक ऑफ कंजर्वेशन है अभी बच्चे के अंदर। लैक ऑफ कंजर्वेशन मतलब संरक्षण नहीं है किस तरीके का, अभी उसको ये बात नहीं पता है बच्चे को, लैक ऑफ कंजर्वेशन है कि कोई चीज कितने में बदल सकती है, ठीक है। अभी उसे 10 रुपए के नोट में 10 रुपए के सिक्के में डिफरेंस नहीं पता है, उसे सिक्के ज्यादा लगेंगे, जबकि वही 10 रुपए का नोट उसको लगेगा कि हमको 1 नोट दे दिया, ठीक है। जीववाद है इस समय बच्चे के अंदर। जीववाद मतलब उसको लगेगा कि जो आपके निर्जीव चीजें हैं ये भी जीवित हैं, उसे आप मारेंगे तो उसको खुशी होगी कि हाँ मम्मी ने इसको हमारी वजह से डांटा, इसने मेरे चोट लगाई थी, इस मेज ने, इस चेयर ने, आप उसको डांटेंगे तो उसको बहुत अच्छा लगेगा। तो जीववाद होता है इस समय बच्चे के अंदर, ठीक है। सेंट्रेशन होता है इस समय बच्चे के अंदर, वो एक ही चीज पे फोकस कर पाता है क्योंकि ईगो सेंट्रिक है, वो सारे एस्पेक्ट्स को नहीं समझता, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? ये सारी चीजें जो हैं ये किसकी विशेषताएं हैं, ये आपके प्री ऑपरेशनल की विशेषताएं हैं। लैब असिस्टेंट में भी अभी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी पूछा गया था, आपसे भी पूछा जा सकता है। तो आप पूरे पूरे उनके नाम याद रखेंगे। क्या क्या नाम याद रखेंगे प्री ऑपरेशनल में आप? पहले तो इरिवर्सिबिलिटी होती है, ठीक, ट्रांसडक्टिव रीजनिंग होती है, सेंट्रेशन होता है बच्चे के अंदर, बच्चा एक ही चीज पे फोकस कर पाता है, ईगोसेंट्रिज्म होता है, लैक ऑफ कंजर्वेशन होता है, ठीक है। और क्या होता है, जीववाद, बच्चे में सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है, बच्चे के अंदर जीववाद होता है। कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन, सीरिएशन, ये आपकी होती है कॉन्क्रीट की। कॉन्क्रीट जिसको आप क्या बोलते हैं, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोलते हैं, गैंग एज भी बोलते हैं इसको। कौन गैंग एज बोलते हैं, क्योंकि लेटर चाइल्डहुड का समय है, यहाँ पर बच्चे के अंदर गैंग एज है, स्कूल एज है ये, ठीक है। बच्चे में मूर्त जो वस्तुएं हैं उनके प्रति बच्चे में अब यहाँ पे क्या आने लगता है, लॉजिक आने लगता है, वो रिलेशन पहचानने लगता है, वो कंजर्वेशन समझ जाता है। 10 रुपए के नोट, 10 रुपए के सिक्कों में अब वो समझता है कि ये एक ही बात है, ठीक है। क्लासिफिकेशन कर पाता है, कंजर्वेशन समझ पाता है, सीरिएशन मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर बच्चा समझ सकता है। क्लियर है? तो वो कब समझता है, कॉन्क्रीट में आपके जो है सीरिएशन, क्लासिफिकेशन और कंजर्वेशन आता है, ये बात ध्यान रखिएगा। शेप और साइज जो है चेंज हो जाएगा तो वो समझता है। देखो इसमें कितना बढ़िया इमेज बना हुआ है, इमेज से देखो वो ये समझ रहा है कि अगर आप आधे गिलास पानी को लंबे में डालेंगे तब भी वो उतना ही रहेगा, या आप इसमें चौड़े ग्लास में डालेंगे तब भी वो उतना ही रहेगा। समझ में आ रहा है? वो बदल नहीं जाएगी, उसकी क्वांटिटी, उसका वॉल्यूम बदल नहीं जाएगा। ये बच्चा आप समझने लगता है, लंबाई चौड़ाई वेट में फर्क समझने लगता है। ये देखिए रिवर्सिबिलिटी समझने लगता है वो। क्लियर है? समझ में आ रहा है आपको? तो ये सारी किसकी विशेषताएं, ये सारी आपके कॉन्क्रीट की विशेषताएं। और फॉर्मल ऑपरेशन का तो पता ही है सबको, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आ जाती है इस समय बच्चे के अंदर। समझ में आ रहा है? हर बेस पे बच्चा तर्क लगाने लगता है, उसकी थिंकिंग बहुत अच्छी होने लगती है, उसके अंदर रीजनिंग आने लगती है, क्रिएटिविटी आने लगती है बच्चे के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। बच्चा कॉग्निटिव जो है अच्छे से सीख जाता है, डिडक्टिव रीजनिंग आने लगती है बच्चे के अंदर। तो ये सब आपके किसकी विशेषताएं हैं? ये सब आपके फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज की विशेषताएं हैं, जो कि 11 टू अबव है। 11 टू अबव हो रहा है, इसका मतलब बच्चा अडोलेसेंस एज में है। तो अडोलेसेंस एज की विशेषताएं भी आप ध्यान रखेंगे, साथ में आप जीन पियाजे ने जो भी विशेषताएं दी हैं जिस जिस स्टेज की, वो आप ध्यान रखेंगे। 0 to 2 ईयर्स इन्फेंसी, मतलब यहाँ पे इन्फेंसी और बेबीहुड आ जाएंगे, ठीक है। आपके अकॉर्डिंग हरलॉक ने इन्फेंसी और बेबीहुड को तो डिवाइड किया है 0 to 2 ईयर्स में। प्री ऑपरेशन में आप आएंगे तो आप अर्ली चाइल्डहुड की बात करेंगे, क्योंकि 2 से 6 साल को जीन पियाजे ने प्री वो ऑपरेशनल बोला है, और हरलॉक तो बता ही रहे हैं, और हमें पता ही है कि अर्ली चाइल्डहुड का पीरियड है। फिर आपके 7 से 11 का समय
जीन पियाजे बोल रहे हैं कॉन्क्रीट है, बच्चा मूर्त सब चीज़ों को समझने लगेगा, बच्चे अंदर क्लासिफिकेशन आ जाएगा, सीरिएशन आ जाएगा, कंजर्वेशन आ जाएगा, वो समझने लगेगा 10 रुपए के सिक्के 10 रुपए का नोट बराबर है, ठीक है, वही चीज़ समझने लगेगा, मूर्त चीज़ों को समझने लगेगा, इसलिए ये गैंग एज है, स्कूल एज है। क्लियर है स्टूडेंट? और लास्ट क्या है आपके फॉर्मल, अब तो उसके अंदर हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है, बच्चा जो है तर्क लगाने लगेगा, रीजनिंग वगैरह भी समझने लगेगा। तो ये आ गए आपकी जीन पियाजे के अकॉर्डिंग स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट की बात करी हमने। नेक्स्ट आपसे बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, ये है आपके साइको सोशल, मनोवे सामाजिक, जो कि आपके एरिक एरिक्सन ने दिया है, ठीक है। एरिक एरिक्सन ने भी हर स्टेज को डिवाइड किया है अलग अलग तरीके से, जिसमें वो ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बोलते हैं इन्फेंसी पीरियड को। किसको बोलते हैं? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट बोलते हैं वो इन्फेंसी पीरियड को, ये आप ध्यान रखिएगा नाम। अर्ली चाइल्डहुड को वो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट्स को बोलते हैं। अब आप कैसे लिखेंगे? अर्ली चाइल्डहुड लिखिए, 2 से 6 साल का समय लिखिए, पूर्व वाले अवस्था। फिर उसमें लिखिए जीन पियाजे ने इसको ईगोसेंट्रिक बोला है, ठीक है। फिर उसमें लिखिए कि एरिक एरिक्सन ने इसको क्या बोला है? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट बोला है, ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट बोला है, ठीक है। प्री स्कूल को ही जो है वो इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट भी बोलते हैं एरिक एरिक्सन। स्कूल एज मतलब 7 से 11 साल के बच्चे की बात हो रही है, 6 से 12 साल तक के बच्चे की बात हो रही है, लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है, इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी की बात हो रही है, ठीक है। एडोलेसेंस को बोला है उन्होंने आइडेंटिटी क्राइसिस, आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन, वो कंफ्यूज रहते हैं, उनको अपना रोल नहीं क्लियर होता है, आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं बच्चे एडोलेसेंस में। तो लिखिए एडोलेसेंस को क्या बोला है? आइडेंटिटी क्राइसिस बोला है एरिक एरिक्सन ने। आपके लिए जरूरी है ऐसा लिखना क्योंकि आप किशोरावस्था तक पढ़ रहे हैं, बाल विकास, ठीक। ये तो जानना बहुत जरूरी है, ये ऊपर वाली बहुत जरूरी है ये जानना। क्लियर है? इसके अलावा आपके जो है यंग अडल्टहुड को उन्होंने इंटीमेसिस वर्सेस आइसोलेशन बोला है, मतलब वही कि भाई शादी हो गई, इंटीमेट होंगे, परिवार बढ़ेगा। मिडिल अडल्टहुड को उन्होंने बोला है जेनरोसिटी और स्टैग्नेशन की अवस्था बोली है, और मेच्योरिटी मतलब ओल्ड एज को उन्होंने इंटीग्रेटिव वर्सेस डिस्पेयर की अवस्था बोली है। ये आप तीन नीचे की याद नहीं भी रखेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर किसी तो आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाता है, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे इन्फेंसी को एरिक एरिक्सन ने कौन सी स्टेज बताया है? ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। इसको क्या बोलते हैं? विश्वास बनाम अविश्वास, ऐसा करके बोलते हैं हिंदी में, ये आप लिख लेना। अर्ली चाइल्डहुड की 2 विशेषताएं हैं, आप ध्यान रखेंगे क्योंकि प्री स्कूल अर्ली चाइल्डहुड ही होते हैं। तो अर्ली चाइल्डहुड की 2 विशेषताएं बताई हैं किसने? एरिक एरिक्सन ने भी। कौन कौन सी? एक तो ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, और एक आपके होती है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। ये दोनों आप अर्ली चाइल्डहुड की विशेषताओं में लिख लीजिए, ठीक है। स्कूल एज मतलब यहाँ किसकी बात हो रही है? लेटर चाइल्डहुड की बात हो रही है। तो लेटर चाइल्डहुड को जैसे आपके किन्होंने, जीन पियाजे ने क्या क्या बोला है लेटर चाइल्डहुड में? उन्होंने बोला है कंजर्वेशन आएगा, क्लासिफिकेशन आएगा, सीरिएशन आएगा, ट्रांसटिविटी आएगी बच्चे के अंदर, गैंग एज है, स्कूल एज है बच्चे में। तो यहाँ पर एरिक एरिक्सन के अकॉर्डिंग भी लिख लीजिए कि भाई इंडस्ट्री वर्सेस इंफीरियरिटी आएगी बच्चे के अंदर, ठीक है। एडोलेसेंस की बात करें तो एडोलेसेंस आपके गोल्डन एज है, सेक्स अवेकिंग की एज है, बच्चों के अंदर कामुकता पैदा होती है, बच्चे कल्पनात्मक दुनिया में रहते हैं, वर्शिप की एज है, हीरो वर्शिप की एज है। स्टैनली हॉल बोलते हैं क्या? स्टैनली हॉल बोलते हैं स्ट्रेस स्ट्रोमा की एज है। जीन पियाजे बोलते हैं क्या? डिडक्टिव रीजनिंग की एज है, हाइपोथेटिक डिडक्टिव रीजनिंग आ रही है बच्चे के अंदर, बच्चा लॉजिक लगाने लगता है, अब अमूर्त चीजों के प्रति भी उसका लॉजिक आ जाता है, ठीक है। अमूर्त चीजों के ऊपर भी लॉजिक लगाने लगता है बच्चा, और उसकी थिंकिंग अच्छी विकसित हो जाती है। और ये क्या बोलते हैं एरिक एरिक्सन, क्या बोलते हैं कि भाई आइडेंटिटी क्राइसिस की एज है, रोल कंफ्यूजिंग की एज है। इस समय बच्चे को अपना रोल नहीं पता होता, ना तो वो बच्चा रह जाता है, ना वो बड़ा हो पाता है, और अपनी पहचान ढूंढ रहा होता है। तो ये हो गई आपकी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे, अकॉर्डिंग टू एरिक एरिक्सन। एरिक एरिक्सन का जो आपके मनोसामाजिक सिद्धांत है, यहाँ से भी प्रश्न आपसे कभी कभी बनता है स्टूडेंट। वाइगोत्स्की की थ्योरी मैंने कभी नहीं देखी हमारे बाल विकास में, पढ़ लीजिएगा। उन्होंने सामाजिक सिद्धांत दिया है कि बच्चा समाज के साथ जो है वो क्रिया करके सीखता है। उन्होंने सोशल डेवलपमेंट पे ज्यादा प्रभाव डाला है, किन्होंने? वाइगोत्स्की ने, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक तो बताइए मुझे। बेबी डेवलपमेंट स्टेजेस की मैंने बात करी है, फिजिकल डेवलपमेंट की, तो आप देख सकते हैं इसमें भी देखिए वही दिखाया है। 9 से 12 महीने का बच्चा आराम से बिना सहारे के बैठ पा रहा है, 12 से 18 महीने का बच्चा खड़ा हो पा रहा है, 18 से 24 महीने का मतलब वही 1 से 1.5 साल का बच्चा चलने लगता है। यही बात यहाँ पर थी ना, 15 महीने का बच्चा चल रहा था
और 18 से 24 महीने का बच्चा मतलब आराम से चलने लगता है। 18 से 24 महीने का बच्चा। 2 से 3 साल के बच्चे खूब बात करने लगते हैं, खूब उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है। कहाँ? 2 से 3 साल की बात हो रही है। इसका मतलब किस स्टेज की बात हो रही है? अर्ली चाइल्डहुड की। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, अर्ली चाइल्डहुड में भाषा का विकास बहुत तेजी से होता है, जबकि शारीरिक विकास किस अवस्था में होता है? तो बेबीहुड में ले जाएंगे आप, बचपना अवस्था में, इन्फेंसी पीरियड, जिसको अगर 0 to 2 years बोले तो इन्फेंसी है, और नहीं तो अगर हरलॉक के अकॉर्डिंग बोले तो बेबीहुड पीरियड है। ठीक है, बेबीहुड पीरियड जो कि 2 सप्ताह से 2 वर्ष का है। उसमें सबसे ज्यादा क्या होता है? बच्चे का शारीरिक विकास होता है। भाषा का विकास कहाँ पर आता है? अर्ली चाइल्डहुड में, पूर्व बाल्यावस्था में भाषाई विकास बहुत तेजी से होता है। क्लियर है? ये देखिए, और ये वाली इमेज तो आपको सब दिखाई ही रही है। 6 महीने का बच्चा सहारे के साथ बैठेगा, 9 महीने का बच्चा बिना सहारे से बैठेगा, 12 महीने का बच्चा सहारे से खड़ा होना सीखेगा, सहारे से चलना सीखेगा, और 15 महीने का बच्चा या 18 से 24 महीने का बच्चा आके बिना सहारे के आराम से चलने लगेगा। और ये आपके शारीरिक विकास की बात हो गई। मोटर डेवलपमेंट की बात मैंने यहाँ पे कर ली। लैंग्वेज की बात मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स में करूंगी, और इमोशंस की बात, इमोशनल डेवलपमेंट की बात भी मैं आपसे क्वेश्चन आंसर्स में करूंगी। क्लियर है स्टूडेंट? अब मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ भी बहुत ज़्यादा बाल विकास में बचा है जो आपको पढ़ना है। हाँ, जो फैमिली टॉपिक है और जो मैरिज टॉपिक है वो मैं अलग से पढ़ाऊंगी, वो इसमें नहीं पढ़ाऊंगी। मैरिज का टॉपिक आपको अलग मिलेगा, फैमिली का टॉपिक आपको अलग मिलेगा, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी आपको अलग मिलेंगे। क्लियर है? तो मैं यहाँ पर रैप अप कर दूँ अब। थैंक यू सो मच गाइस, मेरी तरफ से ये बाल विकास में मैंने इतना करा दिया है। अब मैं क्वेश्चन आंसर सीरीज लाऊंगी, 125 क्वेश्चन होंगे, और मैंने आपको बता दिया है मैं कहाँ कहाँ से आपसे क्वेश्चंस पूछूंगी, वहाँ से आप तैयारी करके आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपने नोट्स प्रिपेयर कर लीजिए, हर एक अवस्था की जो भी विशेषताएं हैं उसको ध्यान से लिख लीजिए, किस अवस्था की कौन सी विशेषताएं है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स।